हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गुड। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फिफ्थ चैप्टर जो है सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स, देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो कौन से सब्सटेंस हमको हमारे सराउंडिंग में मतलब आजू बाजू में मिलते हैं, उनका स्टेट क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो सब हम इस चैप्टर में जो है कवर करने वाले हैं। ओके, तो आप जो है हमने तीन अलग अलग प्रकार की जो है शेड्स होते हैं। एक होता है आपका सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैसियस। करेक्ट। तो ये तीन प्रकार के स्टेट होते हैं। अब ये स्टेट क्या चेंज होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल चेंज भी होते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट उसमें दिखाया गया है। जैसे एक बॉल में जो है कुछ वैक्स लिए गए, पीस ऑफ वैक्स है ना। अब इस वैक्स को हमको हीट करना है, ठीक है, स्पिरिट लैम्प पे हीट करना है। ये दिख रहा है ये आपको, इसको हम स्पिरिट लैम्प बोलते हैं। स्पिरिट लैम्प पे हमको हीट करना है किसको? इस वैक्स को। अब ये वैक्स जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो वैक्स, ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी सेम बॉल में ये चेंज हो जाएगा दूसरे स्टेट में। मतलब पहले ये दूसरे स्टेट में था, लेकिन अब ये देखो आप उसको मतलब स्पिरिट लैम्प से जब एक तरीके से हमने जो है जलाया, हीट दिया, तो वो जो है दूसरे स्टेट में चले गया। समझ पा रहे हो आप? तो जब भी कोई सब्सटेंस चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ध्यान देना, जब भी एक सब्सटेंस चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। द प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। मतलब जो सब्सटेंस है उसका स्टेट चेंज हो रहा है। जो सब्सटेंस है बच्चों, उसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो जब भी कोई एक सब्सटेंस चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आपको अलग अलग सब्सटेंसेस दिए होंगे, तो आपको बताना है कि भाई अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है, कि कौन सा फ्रीज हो जाएगा विंटर में, कौन सा लिक्विड वेपर में चेंज हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें दी हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस इफ इट इज़ हीटेड और कोल्ड। ओके, तो यहाँ पे जो ऊपर दिए गए हैं आपको फिगर्स दिख रहे हैं ना, ये चेंज होते हैं कुछ कुछ कंडीशन पे। मतलब कुछ गर्म होने पे चेंज हो जाता है स्टेट, किसी का ठंडा होने पे स्टेट चेंज हो जाता है। तो जो स्टेट सब्सटेंस के जितने स्टेट होते हैं, तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ये तीन स्टेट होते हैं, करेक्ट। तो जो स्टेट है सब्सटेंस का, वो चेंज कब होता है? जब उसको हम गर्म करें या ठंडा करें। तो हर सब्सटेंस सराउंडिंग में हमारे या तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, या तो वो लिक्विड में होता है, या तो वो गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 19वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे विलियर्ड गिब्स। इन्होंने दिखाया था कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सब्सटेंस की, है ना। और उसके साथ साथ इन्होंने दिखाया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है सब्सटेंस की, वो डिपेंड करती है उसके फिजिकल स्टेट पे। फिजिकल स्टेट मतलब वो कैसा दिखता है, फिजिकली कैसा दिखता है बच्चों। जैसे अभी ये जो है, ये फिजिकली इससे अलग है ना। फिजिकली अगर इनको और इनको देखा जाए तो इनमें काफ़ी डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? तो जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है सब्सटेंस की, वो डिपेंड करेगी फिजिकल स्टेट पे, और जो जिस तरीके से पार्टिकल उनके अंदर अरेंज्ड है उन सारी चीज़ों पे। ओके, अब यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं तीन अलग अलग स्टेट्स के। ओके, तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का एग्जांपल क्या है? आप पीस ऑफ आयरन ले लो आप भाई। लिक्विड क्या है? वाटर, पानी हमारा लिक्विड है। स्पिरिट या ऑयल लिक्विड है। गैस क्या है? एयर। अब अगर सॉलिड के शेप की बात करोगे तो भाई उसका शेप होता है ना यार, आयरन ले लो, या आप अपना कंपास बॉक्स ले लो, या अपना वाटर बॉटल ले लो, वो सॉलिड है, उसका खुद का शेप होता है। समझ में आ रहा है? वो अपना शेप रिटेन करता है नो मैटर हाउ इट इज़ केप्ट। ऐसा नहीं अभी आप जो आपका बॉटल है, आपने जो है उसको नीचे ऐसे रख दिया तो वो जो है टेढ़ा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। नहीं, आप उसको कैसे भी रखो, वो अपना शेप रिटेन करता है, वो अपना शेप वैसे ही रखता है। वैसे ही लिक्विड अगर आप देखोगे तो इनका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। ये जहाँ पे जाते हैं वो उसका शेप ले लेते हैं। मतलब जिस कंटेनर में आप इनको डाल दोगे वो वैसा शेप ले लेंगे। एयर, और जो एयर होता है हमारा, तो हमने लिक्विड देखा कि लिक्विड कैसे शेप ले लेता है, वैसे ही जो एयर होता है हमारा, वो कुछ शेप वगैरह नहीं लेता है अपना, लेकिन जहाँ भी आप उसको भेज दो वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड मतलब जैसे शुगर हो गया, सैंड हो गया, है ना। तो वॉल्यूम का मतलब ऐसा है कि वो एक तरीके से जितना स्पेस चाहिए उनको वो उतना ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एक डिफाइंड शेप। जैसे अभी सॉलिड, जैसे आपका शुगर है ना, सैंड हो गया। अब जैसे शक्कर या सैंड को अगर आप एक तरीके से निकाल के कहीं पे रखो, एक फ्लैट सरफेस पे रखोगे, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हीप फॉर्म हो जाएगा। हीप कैसे फॉर्म होगा? जैसे
आपने जो है शक्कर रख दिया इधर, है ना, फिर शक्कर आप गिरा रहे हो कंटिन्यूसली, तो इसके ऊपर 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 ऐसे शक्कर फॉर्म होता जाएगा ना, मतलब बहुत सारे शक्कर हो जाएंगे, कैसा पूरा ढेर बन जाएगा शक्कर का। समझ में आ रहा है? लेकिन वहीं पे अगर आप लिक्विड में देखोगे ना, तो इनके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है, मतलब जैसे आप इनको जिस बॉटल में डाल रहे हो तो वो डेफिनेट पोर्शन जो है पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेंगे। और अगर आप फ्लैट सरफेस पे, मतलब जैसे आपकी ये ज़मीन है और अगर मैं कुछ पानी गिरा दूँ, तो ये पानी जैसे ही गिरेगा ये क्या, ये शक्कर की तरह हीप फॉर्म करेगा क्या, मतलब पानी इधर थोड़ा पानी, उसके ऊपर पानी, फिर उसके ऊपर पानी, फिर उसके ऊपर पानी, नहीं, ये जो है फ्लैट सरफेस पे हम पोर करेंगे, ये फ्लो होने लगेगा, है ना, स्लोप के अलॉन्ग क्या होगा, ये फ्लो होने लगेगा। और वहीं पे गैस की बात करें तो गैस के पास जो है डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, मतलब अगर आप गैस का प्रेशर चेंज करोगे क्लोज कंटेनर में, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो ये इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। तो सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड के पास स्पेसिफिक वॉल्यूम, और गैसेस के पास इनडेफिनेट वॉल्यूम बोल सकते हैं हम, ठीक है। नॉट डेफिनेट वॉल्यूम मतलब इनडेफिनेट वॉल्यूम, हम ऐसा बोल सकते हैं। हीट और चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो अब स्टेट चेंज कैसे होता है, हमने ऊपर पढ़ लिया कि भाई हीटिंग और कूलिंग की वजह से ही स्टेट चेंज होता है, लेकिन कौन हीटिंग की वजह से चेंज होता है, कौन कूलिंग की वजह से चेंज होता है, उसको आज हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सॉलिड मतलब जैसे अभी शक्कर का एग्जांपल लिया था हमने, करेक्ट। तो जैसे शक्कर को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा। हीट मतलब पता है ना, जैसे गैस पे मम्मी खाना बनाती है वैसा हीट करना पड़ेगा। बाद में उसी लिक्विड को आपको गैस में, मतलब धुएं में कन्वर्ट कर देना, उसको और हीट करो, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड से गैस में चेंज किया, सिर्फ हीट करके। अब वही अगर आपको उल्टा करना है, मतलब जैसे वो गैस है, उस गैस को अगर आप ठंडा कर दोगे तो लिक्विड बन जाएगा, और बाद में उसको और ठंडा कर दोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, तीनों ही स्टेट को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। अब क्या वाटर जो है वेपर में मतलब एक जैसे ही आपने वेसल पे रखा स्टोव पे, और तुरंत क्या जो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब भाप आपने सुना होगा ना भाई, पानी गर्म करते हैं तो भाप निकलता है ऊपर ऊपर, है ना। तो क्या तुरंत वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है क्या? जैसे ही पानी हम फ्रिज में रखते हैं वो आइस बर्फ़ बन जाता है? नहीं, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट वो गेन होना चाहिए या तो लॉस होना चाहिए बिफोर द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन चेंज। तो कोई भी स्टेट में, किसी भी स्टेट में सब्सटेंस है वो चेंज तभी होने वाला है जब एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा उसको हीट मिलेगा या बहुत ज़्यादा उसको कोल्ड मिलेगा। तो जो फिजिकल स्टेट में चेंज होता है वो डिटरमाइन किया जाता है कैसे, कि भाई सब्सटेंस कितना गर्म हुआ या सब्सटेंस कितना ठंडा हुआ जिस वजह से उसका शेप चेंज हुआ, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है। अब हम कैसे पता करते हैं कि भाई सब्सटेंस कितना हॉट है या कितना कूल है, तो उसका जवाब आगे मैं देने वाला हूँ, ठीक है। द टेम्परेचर एंड अ थर्मामीटर, जब भी कोई सब्सटेंस हीटअप होता है वो गर्म हो जाता है, और मतलब वार्म हो जाता है, उसके बाद वो गर्म हो जाता है। और अगर आप अपना हाथ या फिंगर टच करोगे इन द वाटर टू जज हाउ इट इज़, बट दैट इज़ नॉट एन एक्यूरेट मेजर, वो एक्यूरेट मेजर नहीं आएगा। आपने पानी गर्म कर लिया, क्या आप हाथ से पता लगा पाओगे हाँ भाई कितना गर्म है कितना नहीं गर्म है, ठीक है। तो इस वजह से अगर सब्सटेंस बहुत ज़्यादा हॉट है और आपने हाथ डाल दिया, आप जल भी सकते हो। इस वजह से एक आपका जो है एक ये होता है थर्मामीटर होता है, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस यूनिट में, ठीक है। और टेम्परेचर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। नाउअडेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका डिजिटल थर्मामीटर है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये ओके। तो थर्मामीटर हमको बताता है भाई कि टेम्परेचर कितना है या कितना गर्म है ये, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइस का थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे आप जो है थर्मामीटर खरीद भी सकते हो, लैब से ले सकते हो। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। अब इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है हमको इससे वो देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी इस थर्मामीटर में ना बच्चों नीचे एक बल्ब होता है और बल्ब में मर्क्यूरी भरा होता है। मर्क्यूरी जो है राइज होता है अप टू अ सर्टेन लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब अबव द बल्ब। अब आपको एक स्केल दिखेगा थर्मामीटर पे, ठीक है, आपको एक स्केल दिखेगा नेक्स्ट टू दी मर्क्यूरी कॉलम, आपको स्केल दिखेगा। जैसे हमारा स्केल होता है ना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5, वैसे ही आपको मर्क्यूरी कॉलम पे भी स्केल दिखेगा। तो जिस लेवल पे मर्क्यूरी है उसके बाजू में आपको नंबर दिखेगा, उसको पढ़ के हम बता सकते हैं भाई कि टेम्परेचर क्या है,
ठीक है, अराउंड द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, मतलब जो थर्मामीटर जहाँ पे हमने रखा है, जहाँ पे थर्मामीटर का बल्ब रखा है अंदर, उसके आजू बाजू का टेम्परेचर कैसा है। तो थर्मामीटर को अगर आप वाटर में रखते हो और इस प्रकार रखना है कि जो बल्ब है वो कम्प्लीटली, बल्ब मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे वाला एकदम, यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब भी होता है जिसमें मर्क्यूरी भरा होता है, ठीक है। अब ये एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है एक हॉट वाटर लेके वेसल में और कोल्ड वाटर लेके। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, वहाँ पे मैं उसका टेम्परेचर बताना चाहता हूँ। जैसे बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है बताओ। जब पानी एकदम उबल रहा होता है उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग वाटर, जब पानी फ्रीज हो रहा होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसका टेम्परेचर, ठीक है, मतलब जब बर्फ़ बनने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद एयर, विंटर के नाइट में, ठंडियों की रातों में एयर जो है 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, वही एयर गर्मी में 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कितना होता है 5 डिग्री से कम। फ्रीज़र के अंदर टेम्परेचर कितना होता है -18 डिग्री सेल्सियस से कम। और हमारी बॉडी टेम्परेचर कितनी होती है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है जो आपको याद रखना है। अब बॉइलिंग की बात करते हैं। अब जो वाटर है वो कंटिन्यूसली इवेपोरेट होता रहता है कि नहीं। हम सबको पता है कि वाटर जो है फ्लोर पे जब गिरता है तो जल्दी सूख जाता है। तो पानी जैसे अगर आप जैसे किसी भी सरफेस पे गिरा देते हो या फ्लोर पे गिरा देते हो, तो वो अगर आप जैसे मतलब उसको क्लीन ना करो ना पोछो तो भी वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है वहाँ पे इवेपोरेशन होता है, ठीक है। तो क्या होता है जब पानी बॉईल होता है तो जैसे पानी को गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो इवापोरेट होता है और फास्ट मतलब धीरे धीरे फास्टर रेट पे वो जो है बॉईल होने लगता है। अब जब वाटर को हम जो है स्टोव पे रख देते हैं तो वो एक तरीके से धीरे धीरे लेवल ऑफ हीट पकड़ता है, धीरे धीरे टेम्परेचर को अटेन करता है। इवेपोरेशन जो है हर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ, मतलब जो वाटर होता है उसके हर पार्ट में जो इवेपोरेशन होता है, इस वजह से हमको बबल्स वगैरह देखने को मिलते हैं एट फास्टर रेट टू दी सर्फेस एंड स्टीम मिक्सिंग इन दी एयर। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर या इब्यूलिशन। तो आप पानी जो है एक तरीके से आज स्टोव पे चढ़ाना और उसको 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व करना, उसमें जो है छोटे एक तरीके से ये आने लगेंगे, बबल्स आने लगेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बॉइलिंग ऑफ वाटर या इब्यूलिशन। बॉइलिंग ऑफ वाटर और इब्यूलिशन भी बोलते हैं। और सी लेवल की अगर हम बात करें तो प्योर वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, मतलब उबल जाता है। तो यही है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। उसके बाद जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है वो वापस वाटर में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, कंडेंसेशन। अब जो कंडेंसेशन होता है स्टीम का वो भी होता है, वो कहाँ पे होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। मतलब जो स्टीम होता है वो भी ठंडा पड़ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट और जो कंडेंसेशन पॉइंट है वाटर का वो सेम ही है। ओके, आपको ये चीज़ जो है दिमाग में रखनी है। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जब वो हीट गेन करते हैं, जैसे अभी गैस, वेपर, लिक्विड, सॉलिड, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉलिड से गैस की तरफ अगर आप जैसे जा रहे हो तो मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो मेल्ट होकर वो लिक्विड बन जाता है और जब बॉईल होने लगता है तो गैस और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और वैसे ही जब वो हीट को लूज़ करते हैं तो कंडेंसेशन होता है, मतलब जैसे जो वेपर बन गया था वो धीरे धीरे थोड़ा पानी बन जाएगा और बाद में ये पानी जो है आके बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है। फ्रीजिंग की बात कर लेते हैं। अब जो वाटर हम फ्रिज में रखते हैं या किसी आइस में रखते हैं और ऑन आइस रखते हैं तो वो कूलर हो जाता है, ठंडा हो जाता है और ठंडा हो जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे वो और उससे ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता है, तो उस समय वो फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और बर्फ़ बन जाता है। अब जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वो और ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता है और उसी समय वो क्या होने लगता है, आइस बनने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब जो टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का जो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, एग्जांपल द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, वो कितना होता है, अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं, -18 डिग्री सेल्सियस, आप देख सकते हो। और जब आइस को हम एक तरीके से गर्म करते हैं तो वो जो है मेल्ट होने लगता है, मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होगा। आइस कब मेल्ट होता है, आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। इसका मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का वो सेम ही है।
और हर सब्सटेंस का एक अपना स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है जो एक तरीके से उसका कंडेंसेशन पॉइंट भी होता है। अब जितने भी सब्सटेंस होते हैं बच्चों, उनका स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सब्सटेंस बॉयल होता है वाइल हीटिंग इन द सेम as the temperature at which it condenses when it is cooled. Similarly, the temperature at which a substance freezes while cooling is the same as the temperature at which it melts when it is heated. ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, अभी जो है आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो है टेम्परेचर के बारे में बात कर ली, डिस्कशन कर ली। अभी जो है वेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट। अब इसके यूजेस क्या क्या है, यहाँ पे एक और आपको चार्ट दिया गया है, ये एक बार पढ़ लेना आप। तो कैंडल्स जो है कैसे बने होते हैं, मेल्टिंग पैराफिन वैक्स से। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम ड्राई यूज़ बोलते हैं, उसको यूज़ किया जाता है आइसक्रीम बनाने में और आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए। लिक्विड नाइट्रोजन जो है एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ किया जाता है। सैंड उसको मेल्ट करके ग्लास में यूज़ किया जाता है। मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनको मेल्ट करके ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है। आयरन को मेल्ट करके टूल्स बनाए जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सब्लिमेशन की बच्चों। अब जो आयोडीन क्रिस्टल है वो मेल्ट नहीं होता हीटिंग के टाइम, लेकिन डायरेक्टली वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एक नया फिनोमेना क्या देखने को मिला हमको कि भाई सॉलिड सीधा गैसेस में कन्वर्ट हो जा रहा है। सॉलिड सीधा गैसेस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में वो कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये कभी कभी होता है। अब जो फ्यूम्स होते हैं आयोडीन के, जब वो वॉल को हिट करते हैं फनल के, वो ठंडे हो जाते हैं, फिर सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म होता है आयोडीन का, और फनल के वॉल पे या वॉल की तरफ क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस वजह से जब हीट करते हैं हम आयोडीन को, तो आयोडीन मेल्ट नहीं होता है, डज नॉट मेल्ट एंड चेंज टू अ लिक्विड बट डायरेक्टली चेंजेस इनटू दी गैसियस स्टेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये आपका आयोडीन है। अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। ये आपका आयोडीन है। ये आयोडीन ना लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होता, ये सीधा जो है आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब क्या होता है, तो ये जो है मतलब जैसे अभी हमने इसको हीट किया तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर जब ये धीरे धीरे जो है अब ये जो गैस होता है ना, जैसे ही ये फ्यूम्स मतलब जो गैस जो होता है, जैसे ही वो इस वॉल को हिट करता है ना, वो उसी पे बैठ जाता है, ठीक है। वहीं पे ठंडा होने लगता है और धीरे धीरे सॉलिड क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं। तो चेंज ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू अ गैस और वेपर विदाउट फर्स्ट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसी को बच्चों हम सब्लिमेशन बोलते हैं। मतलब जब सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अभी आप कैसे पहचानोगे कि या ग्लास इज इट मेड ऑफ प्लास्टिक, स्टील और ग्लास, रॉड, आयरन और एल्यूमिनियम, डोर, वुडन और ग्लास, वाइट पाउडर, सॉल्ट, चॉक पाउडर। अब इसका आंसर करने के लिए हमको जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ कंसिडर करनी पड़ती है, जैसे उनकी ट्रांसपेरेंसी, हार्डनेस, वेट, कलर, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो सॉल्युबिलिटी होती है उनकी वाटर में। सब्सटेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उनको पढ़ के भी एक तरीके से, है ना। दे कैन बी पुट टू यूज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। तो चलो उनका थोड़ा प्रॉपर्टीज़ जो है देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो क्या होगा जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो चौक पे या ब्रिक पे या एलम पे या ग्लास पे या राजगीरा वड़ी जो होता है। अब जैसे चौक का एग्जांपल ले लो, चौक आप सबने देखा होगा। अगर आप चौक पे थोड़ा प्रेशर लगाओगे तो ये सब्सटेंस आराम से टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, है ना। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं ब्रिटल, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, इसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो ध्यान रखना, जो भी चीज़ आराम से टूट जाए उसको उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। क्या है? ब्रिटलनेस। तो ये आपको याद रखना है। अभी आपको एक खिल्ला लेना है जिसको हम आयरन नेल बोलते हैं। अब उसको जो है कार्डबोर्ड में पेस्ट करना है, शीट में। वेट मड एंड अ पीस ऑफ वुड यूजिंग दी नेल। मतलब जो है आपको नेल से उसको जो है मतलब उसमें होल करना है। क्या होगा, क्या नेल इजीली जो है द नेल जो है इजीली वेट मड में चले जाएगा। लेकिन अगर आपको वुड में डालना है, जैसे अभी आपने ये खिल्ला ले लिया, एक वेट मड है तो वेट मड में मतलब गीली मिट्टी में आपको जो है ये पूरा डाल देना है नेल, तो वो तो चला जाएगा आराम से। लेकिन वही अगर वुड पे आपको डालना है तो क्या आराम से जाएगा वो? नहीं। समझ में आ रहा है? आप उसको कार्डबोर्ड शीट में भी डाल दोगे कुछ एफर्ट से, लेकिन वुड में क्यों नहीं हो रहा है? तो हार्डनेस होती है सब्सटेंस की, ठीक है। अब हार्डनेस कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय हाउ मच रेजिस्टेंस इट ऑफर्स टू दी सब्सटेंस बीइंग पुश थ्रू। मतलब कितना वो रोकने की कोशिश करता है। जैसे गीली मिट्टी में अगर मैं बोलूँ भाई खिल्ला डाल दो, आप आराम से डाल दोगे। अगर मैं पुट्ठे में बोलूँ, आप थोड़ा मेहनत करके डाल दोगे। अब ये एकदम आराम से क्यों जाने दी? क्योंकि ये बहुत हार्ड नहीं है। कार्डबोर्ड में थोड़ा मेहनत करके क्यों जाने को मिल गया? क्योंकि ये उतना हार्ड नहीं है।
वुड की अगर बात करें तो वुड, क्या आप अपने वुड में अगर आपको जो है ये डालना है तो क्या आप अपने हाथ से डाल सकते हो खिल्डा? नहीं। क्यों? क्योंकि वुड की हार्डनेस कंपेरेटिव टू ये दो सब्सटेंस ज़्यादा है। ओके। और अब यहाँ पे रबर बैंड, अब जैसे रबर बैंड तो आपने देखा ही होगा ये वाला, आप इसको जितना स्ट्रेच करना चाहो उतना करो, है ना। तो जैसे आपने इसको जो है स्ट्रेच किया, आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, इसका ओरिजिनल शेप चेंज कर दिया, लेकिन वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। जैसे स्पॉन्ज होता है हमारा, स्पॉन्ज को आप दबा दो, वो थोड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, फिर छोड़ दो, फिर ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं सब्सटेंस पे, वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज चेंज हो जाता है उसका, और बाद में वापस वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे रिटर्न आ जाता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी हमने फोर्स अप्लाई किया तो सब्सटेंस अपना शेप चेंज करते हैं फोर्स के अकॉर्डिंग, और जैसे ही फोर्स हटाया हमने, वापस उनका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। उसको, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है आपको। एक फ्लैट मेटल शीट लेना है आपको, एक नोटबुक के साइज़ का, यहाँ पे आप देख सकते हो। होल्डिंग इट एट एन एंगल, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। एक एंगल पे ऐसे ये करना और आपको पानी गिरा देना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, हनी भी गिराना है, शहद भी गिराना है, और गम जो होता है ना वो भी गिराना है, अलग अलग प्लेसेस पे बोर्ड पे। अब आपको ध्यान से देखना है कि देखो तीनों जो है कैसे गिरते हैं। तो लिक्विड जो है स्लोपी सरफेस पे, मतलब ऐसा जो स्लोप सरफेस रहता है उस पर फ्लो करते हैं। तो ये हमारा पानी है, शहद है और गम है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे तीनों का जो फ्लो करने का तरीका है अलग है। पानी सबसे पहले नीचे आ गया, हनी को समय लग रहा है, हनी अभी भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और गम को अगर आप देखोगे तो अभी भी वो ऊपर ही है। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है नीचे आने की स्लोपिंग सरफेस पे, इसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। और फ्लूइडिटी कैसे पहचानते हैं? फ्लूइडिटी हम पहचानते हैं कि जो सब्सटेंस है वो कितना आराम से फ्लो कर पा रहा है। और जैसे पानी को देखो एकदम आराम से फ्लो कर रहा है भाई, क्या हनी उतना आराम से फ्लो कर पा रहा है? नहीं। क्या ये इतना अच्छे से फ्लो कर पा रहा है? नहीं। तो इस प्रकार हम फ्लूइडिटी को एक तरीके से चेक करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे दो ब्लॉक ले लो आप सेम साइज़ के, एक वुडन का और दूसरा आयरन का, या आयरन का। ठीक है। और उनको जो है आप एक तरीके से बैलेंस कर लो वे करके। हाउ वुड दे कंपेयर? आर वेड इन अ बैलेंस, हाउ वुड दे कंपेयर? अब जो मास होता है अलग अलग सब्सटेंस का, उनकी जो वॉल्यूम है वो भी अलग हो सकती है। तो जो डिफरेंस होता है वो किस वजह से होता है? वो होता है उनके डेंसिटीज़ की वजह से। ठीक है। बिटवीन सब्सटेंसेस ऑफ द सेम वॉल्यूम, द वंस विद ग्रेटर डेंसिटी आर हैवियर। तो दोनों में, अब जैसे दोनों ही सब्सटेंस है, लेकिन जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा वजनदार होगा कंपेरेटिव टू कम वाले। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको केरोसिन दिख रहा होगा, ये जो है केरोसिन है, और ये जो है वाटर है। ठीक है। अब केरोसिन हमने एक गिलास में लिया, वाटर हमने एक गिलास में लिया, हमने नमक डाल दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नमक दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे नमक नहीं दिख रहा है। क्यों? इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि नमक घुला ही नहीं, नमक केरोसिन में मिक्स हुआ ही नहीं। लेकिन वाटर में वहीं अगर आप देखोगे तो वाटर में नमक क्या हो गया? मिक्स हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मिक्स होने की, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो डिज़ोल्व होने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब जैसे नमक जो है, सॉल्ट जो है, अगर उसकी प्रॉपर्टी है डिज़ोल्व होने की वाटर में, तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी, है ना। और जब आप किसी सब्सटेंस के जो है दूसरे तरफ देखते हो, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हेन वी कैन लुक थ्रू अ सब्सटेंस एंड सी थिंग्स ऑन अदर साइड। जैसे आप किसी चीज़ से जैसे भी आप किसी चीज़ से देखो और आपको दूसरे तरफ का भी कुछ दिखे, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे जो आपकी कार होती है, जो कार का कांच होता है, तो कार के अंदर जो बैठा है, बहुत बार कांच ऐसे होते हैं कि जो कार के अंदर बैठा है वो कार के बाहर का भी सब देख सकता है, चाहे उसका कांच बंद ही क्यों ना हो। लेकिन वाइट कांच की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन वहीं अगर आप काला कांच लगवा लो तो क्या होता है, बहुत बार आपको दिखता है, लेकिन जो बाहर है उनको अंदर का नहीं दिखता है, तो हम इनको ट्रांसपेरेंट नहीं बोल सकते हैं। ट्रांसपेरेंट वो कांच होता है जिसमें मतलब अंदर से अंदर वाला इंसान बाहर को देख सके, बाहर वाला इंसान अंदर को देख सके। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और ये जो प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी। ग्लास और जो दूसरे कुछ प्लास्टिक होते हैं, क्लीन वाटर, एयर, और ये सारे जो है क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं मेटल्स की। तो ऐसे सब्सटेंस जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। मेटल्स कहाँ पे मिलते हैं? हमको मिनरल्स के फॉर्म पे मिलते हैं। कहाँ पे? अर्थ के काफ़ी अंदर। ठीक है।
और जो मिनरल होते हैं अर्थ क्रस्ट से, उनको जो है प्रोसेस किया जाता है और मेटल बनाया जाता है। हमारे डेली लाइफ में मेटल की काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, ठीक है। तो कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं फटाफट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है, जैसे अगर आप हथौड़े से, हैमर से लगातार हैमरिंग कर रहे हो तो वायर जो है फ्लैट बन जाता है कभी कभी, ठीक है, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटल को आप एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय हैमरिंग। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी इन विच वी कैन कन्वर्ट अ मेटल इनटू अ शीट बाय हैमरिंग इट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। अब मेटल को आप जो है स्ट्रेच भी कर सकते हो, स्ट्रेच करके खींच के उसको जो है वायर बना सकते हो। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। अब जैसे जो मेटल्स हो गए, जैसे जो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनको आप ड्रॉ कर सकते हो छोटे फाइन फाइन वायर्स में, ठीक है। उसके बाद बहुत बार क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है थ्रू मेटल्स, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब सारे जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो सकती है। अगर आपने उस मेटल को छुआ आपको करंट लग जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसके बाद एक पीस ऑफ मेटल को जैसे अगर आप हीट कर दो किसी जगह पे, तो वो पूरा मतलब जो है गर्म हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे हीट कर दिया तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे हीट किया तो गर्म ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये पूरा गर्म हो जाएगा। तो ये हमको क्या दिखाता है कि मेटल जो है हीट को फ्लो करने दे रहा है। मतलब हमने सिर्फ हीट यहाँ पे दिया, लेकिन हीट कहाँ पे फ्लो हो गया, सारी दिशाओं में। इसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। और मेटल क्या होते हैं, मेटल जो है एक तरीके से लस्टर होते हैं, मतलब उनमें शाइन होती है। और हर मेटल को जो है पहचाना, हर मेटल का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है जिससे उसको पहचाना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। और मेटल हमारे काफ़ी काम में आते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो होते हैं वो तीन स्टेट होते हैं सब्सटेंस के। जो टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का वो मेजर किया जा सकता है थर्मामीटर के थ्रू। हीट जो है, हीट की वजह से स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज होता है। और सब्सटेंस के पास जो है बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे हार्डनेस, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। और मेटल एक तरीके से सेपरेट ग्रुप ऑफ सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। मेटल के पास कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जैसे मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनोरिटी, लस्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। तो ये कुछ खास बात होती है मेटल्स की, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ हमारे